हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग जुलाई 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी हिंदी पेडागॉजी सब्जेक्ट की बात करेंगे। और इससे पहले जो है हिंदी पैसेज और सीडीपी के भी बहुत से ऐसे वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज की क्लास में जो ये क्वेश्चन लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट दोनों से संबंधित है। अपनी तैयारी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना होता है आज की क्लास में, और कम समय में हम ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, कोशिश की जाएगी, क्योंकि बस आपको प्रश्न समझ में आए, आप कितना कर पा रहे हैं सही ये आपको समझ में आए, बस इसी पर हमें फोकस करना है। अभी अगर समय लगा देते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फिलहाल बातें नहीं करते हैं, चलते हैं क्या है आज की क्लास में क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। ठीक है, सही वर्तनी, संयुक्ताक्षर लिखना, लेख लिखना, वाक्य में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। देखिए, सही वर्तनी आप प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, लेखन कौशल का उच्चतम स्तर अगर सही वर्तनी को हम मानेंगे तो ये प्रैक्टिस से आती है। क्यों प्रैक्टिस से आती है? क्योंकि आप कुछ जितना भी नया शब्द जितना भी आप पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट अपने आप में अथाह है। ठीक है, तो हम जितना भी पढ़ेंगे उसमें कुछ न कुछ वर्तनियाँ सही मिलेंगी, तो इसे तो हम उच्चतम स्तर नहीं मान सकते। संयुक्ताक्षर लिखना अगर बात कर ली जाए तो संयुक्ताक्षर जो शब्द होते हैं तो जैसे उनको तो जब हम व्यंजन या स्वर पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो संयुक्ताक्षर तो अपने आप हम सीख लेते हैं। ऐसे त और र आधा त और र मिलके त्र बन जाता है। तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर है और इसको लिखना बच्चा स्वर व्यंजन के साथ ही कुछ कुछ न वर्ड में सीख लेते हैं, तो ये उच्चतम स्तर हुआ नहीं। लेख लिखना को हम सही मान सकते हैं। वाक्य में कठिन शब्दों का प्रयोग करना, आप जितने निपुण होते जाएंगे उतना ही आप नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वो तो उच्चतम स्तर रहा नहीं, वो प्रैक्टिस के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, लेखन कौशल आप समझ रहे हैं कि लिखने की कुशलता आप में कितनी, आप कितना अच्छा किसी चीज़ को प्रदर्शित कर पा रहे हैं। तो एक लेख लिखना, जैसे अगर आपको किसी को पत्र लिखना हो, लेख लिखना हो, चाहे वो किसी प्रॉब्लम को लेकर या जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, अब 6-7 अब तो 6-7 से ही सिखाया जाता है, पहले बहुत पुराने समय में 9-10 में सिखाया जाता था लेख लिखना। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो किताबों में तो बहुत पहले से होता था, लेकिन टीचर्स हमें समझाना 9th या इस 8th से और 9th से करते थे। बुक्स में तो बहुत पहले से दिया होता था। तो लेखन कौशल का उच्चतम स्तर क्या हो जाएगा? लेख लिखना। आप कितने अच्छे तरीके से किसी को अपनी बात लिख कर समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले का जो है सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आप भाषा शिक्षण के रूप में पाठ सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे? यानी कि जब आप क्लास में, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। एग्ज़ाम के टाइम में यही प्रैक्टिस आपको काम आएगी। आप कितने कम समय में प्रश्न को समझ पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे कम समय में। तो अगर बात कर ली जाए क्वेश्चन की, तो आप भाषा शिक्षण के रूप में आप भाषा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इस तरह से आप कौन सी ऐसी पाठ सामग्री बच्चों को उदाहरण देना पसंद करेंगे। ठीक है, वो कैसा हो? मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, अमूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, मूर्त, विवरणात्मक और अवधारणात्मक, अमूर्त, अवधारणात्मक और अवधारणात्मक। देखिए, ये कुछ हुआ नहीं, मूर्त अवधारणात्मक कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अमूर्त मूर्त की बात कर ली जाए, विवरणात्मक और अवधारणात्मक, तो अवधारणाएं काम नहीं आती हैं भाषा सिखाते समय। अवधारणा की, जैसे हमने किसी चीज़ को अपने मन में उसके प्रति नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू को बिठा लिया है, ये अवधारणा हो जाती है कि अपने हिसाब से हम किसी चीज़ को नए पहलू से, नए तरीके से देखें। ठीक है, तो अवधारणा तो इसमें आएगी नहीं। ठीक है, तो हम जब बच्चों को समझाएंगे या जब हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे, तो हम हमेशा कैसा देना चाहेंगे कि हम बच्चों को विश्लेषण करें।
करके बताएं, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू को समझाएं, उसको पूरे स्तर एक मूर्त से अमूर्त की क्रिया में ले जाए ना। भाषा को सिखाते समय छोटी चीज़ों से शुरुआत करें और फिर बड़ी चीज़ों तक जाएं। वो चीज़ें तो अमूर्त विवरणात्मक, जैसे बच्चा जो चीज़ नहीं देख सकता, खासकर 1 to 5 के अगर बच्चों की बात कर ली जाए, तो जो बच्चे देख नहीं सकते, या जो बच्चे जो वस्तु नहीं देखे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा फल ले लीजिए या कोई भी ऐसा पेड़ ले लीजिए जो बच्चे ने नहीं देखा है। मान लीजिए बबूल का पेड़ हुआ, नहीं देखा है बच्चे ने, ठीक है। या आप समझ लीजिए कि केला का पौधा अगर बच्चे ने नहीं देखा है, तो वो तो केला तो जानेगा, लेकिन उसका पौधा कैसा होता है बच्चा ये नहीं समझ पाएगा। तो वो अमूर्त चीज़ें बच्चे के लिए हो गई। तो अमूर्त चीज़ें वो हो जाती हैं जो दिखाई न दें, जो इन्वायरमेंट में हैं तो, लेकिन उनको हम नग्न आँखों से न देख सकें। तो वैसा उदाहरण हम देंगे तो बच्चा तो समझ नहीं पाएगा। तो बिल्कुल ही विश्लेषणात्मक हो, विवरणात्मक हो, लेकिन क्या हो, उसके साथ साथ मूर्त हो, जिसे बच्चे छू सके, समझ सके, महसूस कर सके। ठीक है, दूसरे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? देखिए, एक भाषा अधिगम होता है, एक भाषा अर्जन होता है। भाषा अर्जन वो होता है जिसे हम बिना किसी डिसिप्लिन, बिना किसी अनुशासन, हम अपने पर्यावरण, यानी कि हम अपने वातावरण, हम अपने घर, पास पड़ोस, अपने लोगों से, परिवार से में रहकर जो भाषा सीख लेते हैं वो भाषा अर्जन हो जाती है। भाषा अधिगम जो हम ऑथेंटिक तरीके से कहीं पे जाकर उसको डिसिप्लिन में सीखें। जैसे हम स्कूल में जाकर कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, ठीक है, अंग्रेजी हुई या अदर किसी स्टेट की भाषा हुई, तो वो क्या हो जाएगा, भाषा अधिगम हो जाएगा। तो पियाजे के अनुसार बात कही है। ऑप्शन देखते हैं, सहचारजन्य, सुमेलन, युक्तिजन्य, सामाजिक। तो सामाजिक की बात तो करते हैं वाइगोत्स्की, तो ये तो होगा नहीं। पियाजे की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा, युक्तिजन्य। क्योंकि युक्तिजन्य जहाँ पर हम अपना विवेक लगा के चीज़ों को, जैसे पियाजे ने ही आपका एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दिया है, समायोजन की बात की है, तो वहाँ पे ये वही बात आ जाती है युक्ति जन्य, जहाँ पे हम सोच समझ कर अपने नए विचार में, नए स्कीमा में परिवर्तन कर सकें, तो वही बात हो जाएगी। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि बच्चा क्या करे, युक्तिजन प्रक्रिया हो, बच्चा उसमें बदलाव कर सके समय के हिसाब से। तीसरा ऑप्शन तीसरे क्वेश्चन का सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, ठीक है, यानी कि घर पे वो दूसरी भाषा बोलता है और जब वो स्कूल जाता है, बच्चा विद्यालय में जाता है, तो उसकी भाषा अलग हो जाती है, पढ़ाया दूसरी भाषा में जाता है। आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आपने टैग वर्ड तो ज़रूर पढ़े होंगे। उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान दें, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके, ठीक, यहाँ पे शिक्षण होगा, शिक्षण करके। अगर बात कर ली जाए तो हमें बच्चे को अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अधिक ध्यान हम उन बच्चों को देते हैं जो बच्चे पिछड़े वर्ग से होते हैं। पिछड़े वर्ग कहने का मतलब है कि जो बच्चे समझने में थोड़े कमज़ोर है, चीज़ों को बहुत देरी से समझते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि उस प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं है। बच्चा थोड़ा सा मंद बुद्धि में हो तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे विद्यालय की भाषा अलग है, तो उसकी आप मदद कैसे कर सकते हैं? जनरली कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये भी कहें कि बच्चा घर की भाषा भी बोले और विद्यालय की भी भाषा सीखे, और इसको मर्ज करके हम दोनों भाषा में बच्चों को प्रवीणता ला सकते हैं। बच्चा दोनों भाषा अच्छे से सीख सकता है, जिसे बहुभाषिकता कहते हैं। तो ये एक संसाधन के रूप में देखें। क्यों? क्योंकि एक बच्चा अगर घर की भाषा बोलता है तो वो दूसरे बच्चों को, अपने क्लासमेट में, इस घर की भाषा से एक नई भाषा और सिखा सकता है। तो स्कूल का जो माहौल होगा, क्लासरूम का जो माहौल होगा, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, चौथे का दूसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग, ठीक है। ट्रांस लैंग्वेजिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल बात करें ट्रांस लैंग्वेजिंग की, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ये हिंट मिल जाता है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे। कभी कभी एग्जामिनर रहम कर देते हैं बच्चों पे भाई, ठीक है। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, स्विच कर जाना पूरी तरीके से, के संबंध में इन कथनों अ और ब पर विचार करें। क्या कह रहा है?
ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषा वाद का एक लचीला स्वरूप है। ठीक है। देखते हैं कि ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। देखिए, ये बात तो सही है कि बहुभाषावाद एक का लचीला स्वरूप है कि हम बात कर रहे हैं हिंदी में और हमें मराठी आती है और हमारे साथ मान लीजिए इस तरह से कि दो लोग हैं, हम हैं यानी कि मैं हूँ या आप हैं, तो और आपके साथ कोई आपका फ्रेंड हो जाता है, तो आपके फ्रेंड को मराठी आती है और हिंदी भी आती है, आपको भी मराठी आती है और हिंदी भी आती है, तो आप हिंदी में पहले जनरली बात कर रहे हैं, फिर बात करते करते आप मराठी भाषा बोलने लगे, तो ये क्या है, एक लचीला स्वरूप है, ये सही है भाई, भी सही है। ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई। बिल्कुल, हम बात करते करते, संप्रेषण मतलब बातचीत करना व्यवहारिक रूप से, तो संप्रेषण क्षमता में संवर्धन के लिए जानी गई है। बिल्कुल, भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना, बिल्कुल वही जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा। तो अ भी सही है और ब भी सही लग रहा है। अ सही है, ब गलत है नहीं, अ गलत है, ब सही है नहीं, अ और ब दोनों सही हैं। बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है आपका, पांचवे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में आप क्या प्रयोग करेंगे? क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं, खिलौने। बच्चों को अगर आपको भाषा सिखानी है जनरली, तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? ठीक है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए किस एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं और खिलौने। छठवें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पे समग्र भाषा उपागम के लिए क्रिया तो होगा नहीं, कुछ खिलौने तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से भाषा अधिगम का एक उपकरण ये नहीं है जो पूरी तरह से समग्र भाषा को पूरी भाषा को अपने तह में ले ले। तो बाल कविताएं पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होती, उन्हें उसमें वाक्य का सही सही जो है पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसमें वाक्य कुछ कविताएं जो है एक वाक्य के रूप में नहीं लिखी जाती, कुछ अलग तरीके से लिखी जाती हैं उसको। ठीक है, तो पूरी तरह से समग्र भाषा का उपागम जो होगा वो साहित्य में बिल्कुल मिल सकता है। तो छठवें का सबसे सही ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर और कोई दूसरा ऑप्शन होता तो वो भी बढ़िया होता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है? कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? भौतिक प्रक्रिया यानी कि जिसे हम छू सके, देख रहे हैं अपने दैनिक जीवन में हमेशा, किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की, विद्यार्थी की? वैसे तो सबकी होती है, वैसे तो क्या है, सबकी होती है, लेकिन कुल भौतिक प्रक्रिया में जहाँ बच्चा ज़्यादा टाइम भाषा सीखने में लगा रहा है, उसकी केंद्रीय भूमिका किसकी होती है उसमें? तो सबसे ज़्यादा जो है शिक्षक की हो जाती है। किसकी हो जाती है? शिक्षक की हो जाती है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया की बात अगर करी जाए तो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर गठन कौशल से क्या तात्पर्य है? शुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो NCF 2005 जो है वो ये बताता है कि शुद्ध उच्चारण तो आप कर ही लेंगे, अक्षरों को पढ़ना ठीक है, आप किसी न किसी तरीके से आप कठिन वाक्यों को भी पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जो एक चीज़ जिसकी बड़ाई होती है, यानी कि जिसको आधार मान के NCF 2005 कहता है बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो है कि समझ के साथ। बच्चों को जब भी पढ़ाएं तो उनमें एक समझ विकसित करें कि अगर कोई भी उनसे क्वेश्चन या कोई भी चीज़ घुमा फिरा के पूछी जा रही है तो वो इतना समझ सकें उस टॉपिक को कि वो अपनी बात को उनके सामने रख सकें। बिल्कुल, 8वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? यानी कि जो हम भाषा पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो पाठ्य पुस्तक है उसका शिक्षण से संबंधित जो पहलू है वो क्या हो सकता है? पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक में चित्रों का स्थान, विषय वस्तु का चयन, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। 9वें के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो देखिए, एक तरीके से तो सब कुछ ठीक है,
शुद्ध वर्तनी तो होनी चाहिए, चित्रों का स्थान बढ़िया होना चाहिए ताकि बच्चा चित्र देख के अच्छे से समझ सके चीज़ों को। वर्तनी भी होनी चाहिए, सही है, चित्र सज्जा भी होनी चाहिए, उत्तम विषय वस्तु भी होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों तो सही है, शैक्षिक पक्ष बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मिल जाता है आपका विषय वस्तु का चयन। अगर आप क्लास 3rd के बच्चे को क्लास 4 की बुक वर्तनी, चित्र सज्जा और उत्तम विषय वस्तु के साथ दे देते हैं तो सही नहीं है। लेकिन अगर आप विषय वस्तु का चयन क्लास 3rd के बच्चे को उसके डेवलपमेंट, उसके माइंड डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप विषय वस्तु का चयन करते हैं तो वो उसके लिए बेहतर होगा। तो विषय वस्तु का चयन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम पाठ्य पुस्तक में भाषा को पढ़ाने के लिए शैक्षिक पहलू को देखते हैं। तो 9वें का जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विषय वस्तु का चयन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चे के हिसाब से विषय वस्तु रखा जाए। ऐसा ना कि बच्चे को आता है 1 to 5 तक टेबल और हम उसे एग्ज़ाम के टाइम में या कुछ भी ऐसा पढ़ा दें जैसे कि 120 तक। अब बच्चा नॉर्मली क्या होता है कि नर्सरी में जो बच्चा होता है उसको हम सिखाते हैं जनरली कि बच्चे को A to Z अल्फ़ाबेट आ जाए और कुछ वो A to L या एलिफेंट तक वो उसको स्पेलिंग आ जाए। लेकिन हम क्या करें, नहीं, उसकी बुक में A to Z स्पेलिंग दे दें, ठीक है। और 1 to 5 बच्चा, नर्सरी का बच्चा बहुत ही 1 to 5 बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो टेबल आता है, ठीक है। अब उनको हम 1 to 20 तक दे दें कि नहीं तुम्हारे कोर्स में इतना है, तुमको यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो विषय वस्तु का चयन हमें क्या करना है, ध्यान से करना है। बिल्कुल 9वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। विद्यार्थियों को दिए जा रहे गतिविधि पर विचार करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे। यानी कि बच्चा उस पर पूरी तरह से खुलकर बात कर पाए, बातचीत कर पाए, उस पर अपने कौन सा ऐसा उदाहरण हमें इसमें देंगे कि बच्चा वहाँ पे कुछ अच्छा सीख सके और अपनी बात पूरी तरीके से रख सके और अच्छे से कुछ 1 आध घंटे या आधे घंटे या 20 मिनट तक उसकी बात चले। ये वह एक अभिनेता है, अगर उससे कह दिया जाए कि वह एक अभिनेता है, उस पर चर्चा करो, ठीक है, ये भी सही हो सकता है। सप्ताहांत पर मैं सुबह डैश जा रहा हूँ, फिर मैं शाम 5 बजे तक वापस आ जाऊँगा। ये दें इस पर बोलने के लिए, गतिविधि करने के लिए। अपने मित्र से पूछे कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। ये कुछ बढ़िया बात हो सकती है कि इस पे पूछेगा अपने मित्र से, तुम हफ्ते में तो जा रहे हो तो क्यों जाना चाहते हो, तुम्हें क्यों पसंद है और कहाँ जाओगे। तो इस पे थोड़ी चर्चा हो सकती है क्योंकि मित्र से पूछना है तो बच्चा हिचकिचाएगा भी नहीं। तीसरा तो सही हो सकता है, ठीक है। अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछे जिनका ध्यान में समूह चर्चा के समय रखते हैं। यानी कि जब समूह चर्चा एक अच्छी चीज़ है, बच्चा जब समूह चर्चा करता है तो इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखता है। तो 3 और 4 जो ऑप्शन है ये सही लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 2 और यहाँ पे तीसरा और चौथा हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 10वें का, ठीक है। वह एक अभिनेता है, इस पे कुछ बातें, कुछ लाइन बाय लाइन बच्चा बात कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से समालोचनात्मक नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव पहलू नहीं रख सकता बच्चा उतना। सुबह को जा रहा है, शाम को आ जा रहा है, तो बस एक दिन का ही उसके पास कुछ बातें रह जाएंगी, ठीक है, जिसमें बच्चा बहुत तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 तीसरा और चौथा है उस पे बच्चा अच्छे से किसी भी टॉपिक पे कई घंटों तक बातें कर सकता है या अपनी समझ को रख सकता है सामने, 10 मिनट के लिए ही या 20 मिनट के लिए। बिल्कुल ही तीसरा चौथा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टीफन क्रिएशन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्रिएशन नहीं क्रिएशन है, ठीक है। क्रिएशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन प्रक्रिया जिसमें आपका माइंड कुछ समय के लिए भूल जाए, फिर आप रिकॉल करें उसको, यानी फिर आप याद करने की कोशिश करें तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएं। सीखना, अर्जन, सुनना, संप्रेषण। देखिए संप्रेषण तो किसी भी भाषा में आप करेंगे, लेकिन आपको
स्टीफन क्रेसन जो हैं वो अचेतन प्रक्रिया किसको मानते हैं? अर्जन को मानते हैं। बिल्कुल ही हम इस चेतन प्रक्रिया वो होती है जिसमें हम पूरी तरीके से अपने कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से माइंड लगा के हम इसको देखेंगे। जैसे हमें मान लीजिए हिस्ट्री याद करनी है या आपको सीडीपी ही पढ़नी है, तो आप समझेंगे तो समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसे आपको रटना पड़ता है। तो जो रटना पड़ता है उसको आप चेतन प्रक्रिया से करेंगे, और जो आप समझ सकते हैं वो आप अचेतन प्रक्रिया से करेंगे। थोड़ी सी नॉइज़ के लिए मैं सॉरी चाहती हूँ फ़िलहाल। देखते हैं अच्छा क्लास को, क्वेश्चंस को। तो अचेतन प्रक्रिया बिल्कुल हम लोगों ने समझा कि चेतन प्रक्रिया वो जिसमें हम अपना पूरा माइंड लगा के पूरी डिसिप्लिन के साथ पूरा अच्छे से व्यवहारिक तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं। व्यवहारिक तरीके कहने का मतलब है कि आप नियम कानून से, उदाहरण से सीख रहे हैं। लेकिन अर्जन एक प्रक्रिया ऐसी, जैसे आप भाषा सीख रहे हैं, अभी हम लोगों ने बात करी भाषा सीखते हैं, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम पे हम लोग अभी बात किए हैं। तो क्या है भाषा अर्जन? क्या है? वही अर्जन की बात स्टीफन भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्जन प्रक्रिया अचेतन होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाते, हम अपने वातावरण से चीज़ों को सीख लेते हैं। तो सीधी सी बात, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अचेतन प्रक्रिया है, बहुत दिमाग और बहुत अनुशासन की ज़रूरत इसमें नहीं है अर्जन में। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। कौन सी ऐसी व्यापक जिसका उपयोग कर रहे हैं बच्चे? आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण, मौन भाषण। ठीक है, तो हाँ, वाइगोत्स्की और पियाजे जी ने बच्चा अपने आप से जो बात करता है, अपने मन में ही अपने आप से जो बातें करता है, खेलते समय या कोई काम करते समय, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें क्या वाइगोत्स्की ने तो कहा है, लेकिन पियाजे ने क्या कहा है, उसे आत्म केंद्रित बात कहा है। और वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है आप जान ही रहे हैं, उन्होंने निजी भाषण कहा है, निजी वाक कहा है। बच्चा जो अपने आप से बात करता है तो किसी भी चीज़ को, किसी भी जटिल कार्य को या किसी भी पहलू पर वो अदर बच्चों की तुलना में ज़्यादा जो है उस पर बात या चर्चा कर सकता है, वो अच्छे से सीखेगा अदर बच्चों की अपेक्षा। तो निजी भाषण हो जाएगा। 12 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा वाली बात नहीं है। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। पियाजे की बात हो रही है। निजी से व्यक्तिगत, तो निजी की बात तो पियाजे करते नहीं हैं, ये तो वाइगोत्स्की करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। निजी से सामाजिकृत, तो ना ही वो निजी की बात करते हैं, सामाजिकृत की मान लीजिए थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन निजी की तो नहीं करते। आत्म केंद्रित की बात करते हैं, फिर आत्म केंद्रित से सामाजिक। बिल्कुल, पहले बच्चा अपने आप से बात करता है, फिर अपनी बात को समाज में यानी कि अपने माता पिता से, दोस्तों से, भाई बहनों से, फिर बड़े लेवल पर जैसे जैसे बच्चा नॉलेज गेन करता है, सीखता है उतना। तो बिल्कुल ही भाषा का विकास आत्म केंद्रित से, पहले बच्चा अपनी भाषा में अपने से बात करता है, ठीक है, और उसके बाद समाज से। इसकी अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी। 13 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 14th क्वेश्चन है कि कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कर्म पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमत प्रकट कर रही है और ना ही वह दूसरों के नज़रिया से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है? यानी कि जो बच्ची है वो किस पर काम कर रही है? भ्रष्टाचार पे। लेकिन वो ना ही दूसरों की बातें सुन रही है और ना ही दूसरों की बातों को, विचारों को समझने का प्रयास कर रही है। तो वो बच्ची अभी किस स्टेज पर है? आत्म केंद्रित भाषण है बच्चे में, सामाजिक भाषण है, व्यक्तिगत भाषण है या निजी भाषण है? 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आत्म केंद्रित भाषण है। बच्ची जो है अपने आप में ही रह जा रही है, यानी कि वो अपने अपनी जो चीज़ें हैं, जो तरीका है बच्चे का सॉल्व करने का, वो खुद से, कि उसे लग रहा है कि मैं जो करूँगी या मैं जो पहलू सोच रही हूँ, जो सोच रही हूँ वो सबसे बढ़िया है। तो बच्चे क्या है? आत्म केंद्रित भाषण है। वो किसी आत्म केंद्रित भाषण में बच्चा जो है अपने आप से बातें करता है, वो दूसरे के विचारों और व्यवहारों पर ध्यान नहीं देता। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का। ठीक है, पियाजे और वाइगोत्स्की से हमने क्वेश्चन किए जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं।
जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरण संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि हम व्याकरण संरचनाओं को भाषा में किस तरह से समझा सकते हैं। पियाजे के अनुसार समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थी को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। तो ये बात तो सही है कि वो करके सीखने पर बल देते हैं सभी लोग, सभी मनोवैज्ञानिक। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरण का अभ्यास करने के लिए दें, ये भी सही हो सकता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी अच्छी आएंगी। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचना को याद करने के लिए कहें तो याद करने की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य दें। प्रदत्त कार्य मतलब कि जैसे कि बच्चों को एक काम दे कि जिससे प्रैक्टिकल होता है, प्रदत्त कार्य वही समझ लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। तो इससे भी नहीं, ये दो सही हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे बेस्ट क्या है, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें, बिल्कुल लिख कर कोई चीज़ें दें बच्चों को और उसे खोज करने के लिए कहें, अलग अलग भिन्न भिन्न संरचनाओं के व्याकरण यानी कि नियम को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहले हम क्या करते हैं, एक समृद्ध लेख लिख के दे देते हैं बच्चों को, और जैसे हम उसमें संरचना ये खोजने के लिए कह देते हैं कि इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है, वो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य ढूंढो, या इनके पर्यायवाची ढूंढो, या ये कह सकते हैं इनमें संज्ञा सर्वनाम क्या है। इस तरह से हम कई संरचनाओं को बच्चे से खोज करवा सकते हैं। तो इससे बच्चा व्याकरण के नियमों को, संरचनाओं को अच्छे तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा करके सीख रहा है। तो 15 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन। तो ये थे 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन 15 में से आपका स्कोर कितना रहा, और कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक्स भी करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।